जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिजनेस मैथ और अकाउंटेंसी का सेट 2 अपलोड हो चुका है। उसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और देखिए। और सेट 1 अकाउंटेंसी का पहले से अपलोड है। और अगर आपने अभी तक जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसे डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी सेट 2, यहाँ पर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है नियोजन प्रबंध का कार्य है सेकेंडरी, प्राइमरी, अननेसेसरी या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर जो नियोजन प्रबंध का जो कार्य है वो प्राथमिक कार्य है, मतलब कि प्राइमरी कार्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोलता है प्रबंध कला है। तो क्या करने का? स्वयं काम करने का, दूसरों से काम लेने का, ए या बी दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें प्रबंध जो है स्वयं काम करने तथा दूसरों से काम लेने की कला है। तो दोस्तों ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार क्या है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है या कोऑर्डिनेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रबंध का सार है, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन डी है वो सही है। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ हुआ 1913 की, 1832 की, 1903 की, 1920 में। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रारंभ हुआ 1913 में हुआ। और दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि पूंजी संरचना को प्रभावित करता है व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार या आय या इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि पूंजी संरचना को ये सारा चीज़ प्रभावित करता है, इसलिए इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही होगा। उसके बाद लिखता है क्वेश्चन नंबर 6 में विपणन में सम्मिलित होता है परचेज, सेल, वेयर हाउसिंग, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केटिंग में ये तीनों चीज़ सम्मिलित होता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस, मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है कि वित्त प्रबंध निर्णय लेता है वित्त का, कि विनियोग का, कि लाभांश का। तो दोस्तों बता दें कि ये तीनों का निर्णय वित्त प्रबंध में लिया जाता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस आपका आंसर होगा डी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि कर्मचारी प्रशिक्षण है आवश्यक है कि अनावश्यक है, कि अनिवार्य है, कि विलासिता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो है बी, आवश्यक है, नेसेसरी है। उसके बाद लिखता है कि प्रबंध के स्तर होते हैं। तो दोस्तों बता दें कि प्रबंध में 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहाँ पर 3 स्तर जो है वो सही होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखता है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा था? तो जॉर्ज आर टैरी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि इनका जो परिभाषा था वो बिल्कुल अलग था, हेनरी फ्योल का भी अलग था और लॉरेंस का भी अलग था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सही वो बी नंबर होगा, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में लिखता है कि वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फादर हैं वो हैं F.W. टेलर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद लिखता है कि टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किए गए प्रयोग थे गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन। तो दोस्तों ये तीनों प्रकार के अध्ययन जो टेलर के द्वारा ही किया गया था, इसलिए सभी, मतलब कि डी नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर होगा। डी नंबर यहाँ पर सही होगा। सारा चीज़ का जो अध्ययन है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में लिखता है कि प्रबंध के 14 सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे उनका नाम था F.W. टेलर, लेकिन 14 सिद्धांत जो प्रबंध के बताए हैं उनका नाम है हेनरी फ्योल। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। उसके बाद आपका 14 नंबर में बोलता है कि थोक विक्रेता माल बेचता है। तो दोस्तों यहाँ पर किसके पास माल बेचता है? उपभोक्ता के पास, कि खुदरा विक्रेता के पास, कि अधिकृत एजेंट के पास, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर बता दें कि खुदरा विक्रेताओं को
बी नंबर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही होगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में लिखता है कि स्टाफिंग पर खर्च किया गया पैसा है आवश्यक कि अपव्यय कि निवेश कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि आपका जो स्टाफिंग पर जो भी खर्चा होता है वो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि निम्न में से कौन चालू संपत्ति नहीं है। तो स्टॉक भी चालू संपत्ति है, डेटर भी चालू संपत्ति है और इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो प्राइमरी एक्सपेंसेस है वो नॉट करेंट एसेट्स है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ से मैं लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है कि नियुक्तिकरण जिम्मेदारी है, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि ये तीनों लेवल में स्टाफिंग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सारा का जिम्मेवारी बनता है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है नॉन ऑफ दिस वो गलत है, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर लिखना चाहिए था, तभी सही होगा, क्योंकि ये तीनों लेवल में स्टाफिंग का कार्य और जिम्मेवारी होता है। तो ये तीनों लेवल मैंने बताया था, क्योंकि ये मैंने पूरा कंफर्म किया है आपका, ये तीनों लेवल का जिम्मेवारी है नियुक्तिकरण का, इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर जो आंसर होगा वो तीनों होगा। और उसके बाद लिखता है कि मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण ये तीनों जो है वो मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसी तरह ऊपर भी लिखना चाहिए लेकिन लिखा नहीं गया है, वहाँ नॉन ऑफ दिस लिख दिया गया है, तो इसलिए आप उसको सुधार लीजिएगा, ऑल ऑफ दिस करके डी नंबर में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखता है कि निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है, उच्च, मध्य, निम्न। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शन का जो प्रबंध का स्तर पर आवश्यकता होती है तो वो टॉप लेवल में भी होती है, मध्य लेवल में भी होती है और निम्न लेवल में भी होता है, तो इसलिए यहाँ का भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा तो वहाँ लिखता है कि व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ मार्गदर्शन के लिए कि सूचना के लिए कि निर्देशन के लिए। तो दोस्तों ये तीनों कार्य के लिए आवश्यक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा तो वहाँ पर लिखता है कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में लिखता है कि वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, तो 25%, 50%, 75% या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर 75% आपका सही आंसर होगा, मतलब कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में लिखता है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य के इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि अधिकतम होता है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में लिखता है कि हेनरी फ्यूल एक था, कौन था, समाज वैज्ञानिक था कि खनन इंजीनियर था कि लेखाकार था कि उत्पादन इंजीनियर था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जो हेनरी फ्यूल थे वो खनन इंजीनियर थे, मतलब कि बी नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। उसके बाद लिखता है क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 में लिखता है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, अनिश्चितता, कर्मचारी, तुलनात्मकता की अनिवार्यता। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि 24 का जो ऑप्शन सही होगा वो कर्मचारी होगा, ये व्यावसायिक पर्यावरण का विशेषता नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि केंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है। तो निर्णय लेने में अधिकारों का सुरक्षित रखना ही सेंट्रलाइजेशन कहलाता है, तो ए नंबर यहाँ का ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा तो प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य प्रबंधकों की संख्या, एक प्रबंधक की नियुक्ति के समय की सीमा जिसमें। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 में लिखता है कि प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य। तो दोस्तों यहाँ का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना ही प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में लिखता है कि संगठन के जीवन में भर्ती होती है। तो यहाँ पर
एक बार होता है कि 2 बार होता है कि कभी कभी होता है कि निरंतर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा डी नंबर, निरंतर यहाँ पर भर्ती चलती रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में लिखता है कि विकास की विधियाँ है, मेथड ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा 28 नंबर, पद में हेरफेर कीजिए, अल्पकालीन पाठ्यक्रम दीजिए, कार्य का विकास कीजिए। तो ये सारा ऑप्शन आपका सही है, मतलब कि ऑल ऑफ दिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप क्या है? ब्रांड है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है कि व्यापार मार्का है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर होगा, पैकेजिंग जो है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में लिखता है कि सेबी का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर वैधानिक लिख दिया। क्या लिख दिया? वैधानिक, इसलिए 1992 होगा, ना कि 1988 होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है, वैधानिक रूप से सेबी का स्टेबलाइजेशन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। 31 नंबर में बोलता है कि फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका जो स्टेबलाइजेशन है वो 1875 ईस्वी में हुआ था। गलती से यहाँ 1857 लिखा गया है, तो यहाँ पर जो होगा आंसर 1875 होगा, ना ही 87 होगा, ना ही 77 होगा, ना ही 57, ना तो 1987 होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 1875 में ही स्टेबलाइजेशन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में लिखता है कि उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी जिला मंच है कि सरकार? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जिला मंच में उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में लिखता है कि विज्ञापन माध्यम है, प्रेस विज्ञापन, बाहरी विज्ञापन कि दोनों? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोनों होगा, यहाँ पर दोनों लिख दीजिएगा। चालू संपत्ति वे संपत्ति होते हैं जो रोकड़ में परिवर्तित हो जाते हैं 1 से 3 वर्ष कि 1 वर्ष के अंदर कि 6 माह के अंदर? तो दोस्तों यहाँ का जो सही ऑप्शन है 1 वर्ष के अंदर यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि पूंजी संरचना में खाली स्थान सम्मिलित है, तो शेयर कैपिटल की जनता से जमा? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि सही जो आंसर होगा शेयर कैपिटल होगा, आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखना है। विचलन खाली स्थान प्रकार के होते हैं, तो 4, 3 या 5? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि विचलन 3 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद लिखता है कि बजट प्रबंध का एक खाली स्थान है, वित्त विवरण है कि कार्य है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा वो वित्त विवरण है। बजट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 लिखता है लिखित संदेश को भविष्य के खाली स्थान के लिए जा सकता है, क्या के लिए? तो जो लिखित संदेश है, रिटन मैसेज है, उसको भविष्य के लिए जो रखा जाता है वो रेफरेंस के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा रेफरेंस मतलब संदर्भ, यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। उसके बाद 39 का जो लिखता है क्वेश्चन, संप्रेषण एक खाली स्थान ट्रैफिक होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी ए ब्लैंक ट्रैफिक, एक मार्गीय कि द्विमार्गीय? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि द्विमार्गीय होना चाहिए, मतलब संदेश कम्युनिकेशन अगर आप आगे बढ़ाएं तो रिटर्न भी आपके पास आना चाहिए। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, तो यहाँ पर लिखता है कि अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण खाली स्थान है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पर जो कुशल प्रबंध है उसी के लिए अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण यही है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सेकंड वाला होगा, यही आपको यहाँ पर भरा जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सेट 1 का भी बिजनेस स्टडी का मैं अपलोड कर दूंगा। इसका वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसका लाभ उन तक भी पहुंच सके इसलिए शेयर कर दीजिए। और एक लाइक बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।